नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मूल विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हम समाज और उसकी जो एक पूरी संरचना है उसकी बात करते हैं ना, तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ कागजों या कानूनी किताबों तक सीमित नहीं रहते। बिल्कुल। वे सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं। हाँ। और भारत में दहेज एक ऐसी ही बहुत गहरी और जटिल कुप्रथा रही है। मतलब इससे निपटने के लिए सिर्फ सामाजिक सुधार काफी नहीं थे, बल्कि एक बेहद सख्त और स्पष्ट कानूनी ढांचे की जरूरत थी। सही कहा आपने। तो आज की इस चर्चा में हम इसी कानूनी ढांचे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का बहुत बारीकी से विश्लेषण करने वाले हैं। लेकिन सीधा धाराओं पर जाने से पहले मैं सोच रही थी कि इस कानून की पृष्ठभूमि और इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, किसी भी कानून की गहराई को मापने के लिए ना उसकी नींव को समझना पहली शर्त है, और प्रतियोगी दृष्टिकोण से भी ये एक बहुत ही मजबूत आधार तैयार करता है। बिल्कुल। जब हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम या कोई भी अन्य अधिनियम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में आखिर कोई भी विचार या नीति एक कानून का रूप कैसे लेती है। अगर हमें ये नहीं पता कि कोई नियम किन संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है तो हम उस कानून की असली ताकत समझ ही नहीं पाएंगे। मतलब कानून रातों रात किसी एक व्यक्ति की इच्छा से तो बनते नहीं है। एकदम नहीं। एक साधारण से विचार से लेकर देश भर में लागू होने वाले एक शक्तिशाली अधिनियम तक का जो सफर है वो बहुत ही व्यवस्थित और कठोर प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ये प्रक्रिया सुनकर ही लगता है कि किसी नियम को पास कराना कितना मुश्किल काम है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। किसी भी कानून के बनने का सबसे पहला कदम क्या होता है? ये सफर शुरू होता है किसी समस्या की पहचान से और उसके समाधान के लिए विधेयक यानी बिल का प्रारूप तैयार करने से, जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। अच्छा। सबसे पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग इस बिल का एक कच्चा मसौदा तैयार करता है। जैसे मान लीजिए दहेज से जुड़े कानून की रूपरेखा वो मंत्रालय तैयार करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र में समाज कल्याण आता हो। यहाँ ये तय होता है कि कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है और सजा के क्या प्रावधान होंगे। तो मंत्रालय ने एक ढांचा या मसौदा तो बना लिया, लेकिन ये ड्राफ्ट सीधे संसद के पटल पर तो नहीं रखा जा सकता ना? बिल्कुल नहीं। सीधे संसद में ले जाने से पहले से कई कानूनी कसौटियों पर कसा जाता है। यही हमारी व्यवस्था की ताकत है। इस प्रारूप को देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेजा जाता है, ताकि आगे चलकर कोई कानूनी खामी ना रह जाए। राइट? एकदम सही। वे एक एक शब्द की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। उनका मुख्य काम ये देखना है कि ये नया मसौदा भारत के संविधान के मूल ढांचे से न टकराए। अगर कहीं मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे इसी स्तर पर सुधार लिया जाता है। ये एक बहुत ही ध्यान रखने योग्य बिंदु है, क्योंकि अगर बिना जांच के जल्दबाजी में कानून बन जाए तो बाद में अदालतों में उस पर लंबी बहसें होंगी। खैर, इस कानूनी समीक्षा के बाद अगला पड़ाव क्या होता है? इस कठोर समीक्षा के बाद जब मसौदा पूरी तरह से त्रुटिहीन हो जाता है तब इसे मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा जाता है। जब मंत्रिपरिषद इस पर अपनी मोहर लगा देती है तब जाकर ये मसौदा एक विधेयक के रूप में संसद में प्रस्तुत होने के लिए तैयार माना जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संसद में पहुंचने से पहले ही एक विधेयक कई मजबूत फिल्टर से होकर गुजर चुका होता है। अब जब मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल गई तो संसद में प्रस्तुति का चरण आता है। यहाँ अक्सर लोगों को लगता है कि हर महत्वपूर्ण विधेयक की शुरुआत लोकसभा से ही होनी चाहिए। यहीं पर प्रतियोगी दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है। तथ्य यह है कि साधारण विधेयकों को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मतलब राज्यसभा में भी पहले ला सकते हैं? जी हाँ, इसे पहले लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है या फिर सीधे राज्यसभा में भी। संविधान में ऐसा कोई कड़ा नियम नहीं है कि साधारण कानूनों को हमेशा लोकसभा से ही शुरू करना होगा। ये जानकारी तो कई भ्रम दूर करती है। अच्छा, इसके साथ ही एक और तकनीकी सवाल जुड़ा है। सदन में विधेयक पेश करने वाले व्यक्ति के आधार पर भी बिल को बांटा जाता है ना? सरकारी विधेयक और निजी विधेयक के बीच का ये अंतर अक्सर बहुत उलझन पैदा करता है। अब समझिए इस तकनीकी अंदर को। सारा खेल इस बात पर है कि विधेयक प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सरकार में किस पद पर है।
अगर कोई मंत्री इस विधेयक को संसद में पेश करता है तो उसे सरकारी विधेयक कहा जाता है। और यदि सदन का कोई ऐसा सदस्य विधेयक लाना चाहे जो मंत्री नहीं है, जैसे मान लीजिए सत्ता पक्ष का ही कोई बहुत वरिष्ठ सांसद है लेकिन वो मंत्री परिषद में नहीं है, तो क्या उसका लाया बिल भी सरकारी विधेयक कहलाएगा? यहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने योग्य तथ्य छिपा है। अगर संसद का कोई भी सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, अगर वो मंत्री पद पर नहीं है तो उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक को निजी विधेयक ही कहा जाएगा। अच्छा, चाहे वो सत्ताधारी दल का सबसे कड़ा नेता ही क्यों ना हो? बिल्कुल। मंत्री न होने की स्थिति में वो निजी विधेयक की श्रेणी में ही आएगा। मंत्री और गैर मंत्री के बीच का ये स्पष्ट अंतर ही सरकारी और निजी विधेयक की पहचान तय करता है। तो जब हम 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करते हैं तो वो भी इसी लंबी विधायी प्रक्रिया से होकर गुजरा था। ये सारे पृष्ठभूमि जानने के बाद जब हम 1961 के उस दौर की कल्पना करते हैं, तब इस कानून को पास कराना सच में एक ऐतिहासिक चुनौती रही होगी। अब जब हमारा बेस एकदम मजबूत हो गया है तो सीधे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलते हैं। इसकी तारीखों को लेकर अक्सर बहुत बारीकी से सवाल बनते हैं। जी, इस अधिनियम से जुड़ी दो सबसे महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन्हें बहुत ही स्पष्टता के साथ याद रखना चाहिए। पहली तारीख है इस अधिनियम के संसद से पारित होने की। यह अधिनियम 20 मई 1961 को पारित किया गया था। 20 मई 1961। हाँ, इस दिन यह विधेयक पूरी संसदीय प्रक्रिया को पूरा करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्राप्त करके औपचारिक रूप से देश का एक अधिनियम बन गया था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा पेच है। कानून का पारित होना एक बात है और उसे जमीनी स्तर पर लागू करना दूसरी बात। इन दोनों तारीखों के बीच का जो अंतर है वो बहुत उलझाने वाला होता है। बिल्कुल, पारित होने का मतलब बस इतना है कि कागजी प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए जो ऐतिहासिक तारीख तय की गई वो थी 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। जी, ये वो दिन था जब ये कानून पूरे भारत में प्रभाव में आ गया और पुलिस तथा प्रशासनिक व्यवस्था इसके तहत कार्रवाई करने के लिए सशक्त हो गई। तो स्थिति ये है कि 20 मई को कानून बनकर तैयार हुआ और 1 जुलाई को लागू किया गया। 20 मई और 1 जुलाई के बीच ये जो लगभग सवा महीने का खाली समय था, ऐसा क्यों? कानून उसी दिन लागू क्यों नहीं कर दिया गया? इसका बहुत ही ठोस प्रशासनिक कारण होता है। ये जो बीच का समय होता है ना, ये प्रशासन को अपनी तैयारी करने के लिए दिया जाता है। दहेज जैसी प्रथा जो सदियों से समाज का हिस्सा थी, उसे अचानक रातों रात अपराध घोषित कर देने से अफरा तफरी मच सकती थी। हाँ, बात तो सही है। इस समय में पुलिस विभाग को नए कानून का प्रशिक्षण दिया जाता है, न्यायपालिका को अवगत कराया जाता है और आम जनता की भी जागरूकता फैलाई जाती है। इसीलिए प्रतियोगी दृष्टिकोण से यह ध्यान से पढ़ना होता है कि पूछा क्या जा रहा है, पारित होने की तारीख जो 20 मई है या लागू होने की तारीख जो 1 जुलाई है। इन दोनों तारीखों का महत्व अब पूरी तरह से स्पष्ट है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कानून की संरचना की बात करते हैं। जब हम किसी कानून का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत मोटी किताब की छवि बनती है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की संरचना कितनी विस्तृत है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक धारणा है, लेकिन इस अधिनियम के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस पूरे अधिनियम में कुल मिलाकर केवल 10 धाराएं हैं। सिर्फ 10 धाराएं? जी हाँ, सिर्फ 10। ये एक बहुत ही संक्षिप्त और टू द पॉइंट कानून है जो सीधे अपने लक्ष्य पर प्रहार करता है। इतने बड़े देश के इतनी बड़ी समस्या के लिए सिर्फ 10 धाराएं? तो क्या इन 10 धाराओं को अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है जैसा बाकी बड़े कानूनों में होता है? यहीं पर इस कानून का एक बहुत ही विशेष तथ्य आता है। इस अधिनियम में कोई भी अध्याय नहीं है। शून्य अध्याय? बिल्कुल। आमतौर पर जब कानून बहुत बड़े होते हैं, जिनमें 100 या उससे अधिक धाराएं होती हैं, तो उन्हें अध्यायों में बांटा जाता है, लेकिन इसमें केवल 10 ही धाराएं। इसलिए कानून बनाने वालों ने इसे अध्यायों में विभाजित करने की कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं की। ये बिना किसी अध्याय विभाजन के सीधा धारा 1 से 10 तक है। ये सच में एक ऐसा बिंदु है जहां गलती होने की संभावना रहती है। कोई भी सोचेगा कि राष्ट्रीय स्तर के कानून में 2-4 चैप्टर तो होंगे ही। चलिए अब इन 10 धाराओं में से सबसे पहली धारा का विश्लेषण करते हैं। किसी भी कानून की धारा 1 का काम क्या होता है? विधायी प्रारूपण की एक स्थापित परंपरा है।
किसी भी अधिनियम की धारा 1 हमेशा उस कानून का नाम और उसके लागू होने के भौगोलिक विस्तार के बारे में होती है। ये एक तरह से पूरे कानून का एक आधिकारिक परिचय पत्र है। तो इस अधिनियम का परिचय पत्र क्या कहता है? धारा 1 के अनुसार इसका संक्षिप्त नाम क्या है? धारा 1 के तहत इस अधिनियम का आधिकारिक नाम रखा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसी नाम से इसे अदालतों और सभी सरकारी कामकाज में पहचाना जाता है। नाम तो बहुत ही स्पष्ट है। अब इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, इसका विस्तार। ये कानून भौगोलिक रूप से कहां-कहां लागू होता है? धारा 1 स्पष्ट रूप से घोषित करती है कि इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। संपूर्ण भारत? जी। इसका सीधा मतलब है कि देश के हर एक कोने में, हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में ये समान रूप से लागू होता है। इसमें भौगोलिक आधार पर कोई अपवाद नहीं है। ये साफ संदेश देता है कि दहेज के लेन देन के लिए भारत के किसी भी हिस्से में कोई जगह नहीं है। जब हम इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे कानून बनने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है और कैसे दोनों सदनों की बहस से ये सफर तय होता है, तो समझ आता है कि संपूर्ण भारत में लागू होना सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होने का संकल्प है। बिल्कुल। इस संपूर्ण विश्लेषण के बाद जो एक बात सबसे ज्यादा विचार करने योग्य है वो ये है कि जब कोई कानून संपूर्ण भारत में एक समान रूप से लागू होता है और उसकी जड़ें 1961 जैसी पुरानी तारीख से जुड़ी हों, तो हमें ये सोचना चाहिए कि उस समय के सामाजिक परिवेश में ऐसे कानून का ड्राफ्ट तैयार करना प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। एक ऐसे समाज में जहां दहेज को सदियों से एक अधिकार माना जाता था, वहां एक झटके में पूरे संपूर्ण भारत के लिए इसे अपराध घोषित कर देना कानूनी इतिहास का एक बेहद साहसिक कदम था। तो अब अगली धारा देखते हैं। जी बिल्कुल। इस अधिनियम के सबसे बुनियादी हिस्से से, जो है धारा 2। जी, धारा 2 ये इस पूरे अधिनियम का आधार है। असल में इसी में दहेज की सटीक परिभाषा दी गई है। कानूनी भाषा में समझा जाए तो दहेज आखिर है क्या? परिभाषा के अनुसार ये कोई भी ऐसी संपत्ति या अमूल्यवान प्रतिभूति है जिसका लेन देन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसे अंग्रेजी में वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। हाँ, मूल्यवान प्रतिभूति। और ये लेन देन विवाह के समय हो सकता है, विवाह से पहले हो सकता है या फिर विवाह के बाद भी हो सकता है। और ये किसी भी पक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह से संबंधित किसी भी पक्ष को दी जा सकती है या दिए जाने का स्पष्ट करार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि मूल्यवान प्रतिभूति का दायरा क्या है? देखिए, मूल्यवान प्रतिभूति को सिर्फ नकद रुपयों या सोने चांदी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। कानूनी दृष्टिकोण से इसका मतलब कोई भी ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी व्यक्ति का कानूनी या आर्थिक अधिकार बनता हो। मतलब जैसे जमीन के कागजात या किसी कंपनी के शेयर्स? बिल्कुल। फिक्स डिपॉजिट की रसीदें या यहाँ तक कि कोई ब्लैंक चेक भी मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आता है। तो अगर इनमें से किसी भी चीज का लेन देन विवाह की शर्त के रूप में हो रहा है तो वो दहेज की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। 100%। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल सामने आता है। भारतीय समाज में विवाह के अवसर पर उपहार देने की एक बहुत पुरानी परंपरा रही है। तो एक पारंपरिक उपहार और दहेज के बीच की वो कानूनी लकीर कहाँ खींची जाती है? यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण शर्त लागू होती है जिस पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए, और वो है मांग का होना, मतलब डिमांड। मांग का होना। जी, कानूनी नजरिए से ये बहुत ही बारीक लेकिन सबसे जरूरी बिंदु है। अगर उपहार या भेंट बिना किसी मांग के पूरी तरह से स्वेच्छा से दिए गए हैं, जो कि पारंपरिक रूप से दिए जाते हैं, तो वे तकनीकी और कानूनी रूप से दहेज की श्रेणी में नहीं आते। तो अपराध तब बनता है जब किसी भी वस्तु या संपत्ति की स्पष्ट मांग की जाती है। बिल्कुल। यदि कोई पिता अपनी बेटी को विवाह के समय स्वेच्छा से कोई भेंट देता है और वर पक्ष की ओर से उस भेंट के लिए कोई दबाव या मांग नहीं रखी गई थी, तो वो धारा 2 की इस परिभाषा के दायरे से बाहर रहता है। मतलब अदालतें इस बात की बहुत गहन जांच करती हैं कि लेन देन के पीछे कोई छिपी हुई मांग या दबाव था या नहीं। एकदम सही। मांग का होना ही अपराध को जन्म देता है। ये एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर है। और इसी परिभाषा के अंदर एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अपवाद भी आता है जो मुस्लिम विवाह से जुड़ा है। मेहर का प्रावधान। हाँ, मुस्लिम विवाह के तहत जो मेहर की रकम तय होती है उसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दहेज नहीं माना जाता है। इस अपवाद का मुख्य कारण क्या है? असल में मेहर का सिद्धांत
दहेज की अवधारणा से पूरी तरह अलग है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जो वर या वर के पिता की तरफ से वधू यानी कन्या को विवाह के समय अनिवार्य रूप से दी जाती है। मतलब ये कोई मांग नहीं है जो कन्या पक्ष पर थोपी गई हो। बिल्कुल नहीं, यह विवाह की एक बुनियादी शर्त है और वधू का एक सुरक्षित कानूनी अधिकार है। इसे मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा जाता है, जिसे समझना बहुत दिलचस्प है। वे 2 प्रकार कौन से हैं और उनका समयकाल कैसे तय होता है? पहला प्रकार है मुअज्जल, जिसका सीधा अर्थ है तुरंत दिया जाने वाला मेहर। इसे प्रॉम्प्ट डॉवर भी कहते हैं, जो विवाह के समय पर ही या उसके तुरंत बाद अदा किया जाता है। जी, यह पत्नी का तुरंत प्राप्त होने वाला अधिकार है। और दूसरा प्रकार है मुवज्जल, यानी बाद में दिया जाने वाला मेहर, जिसे डेफर्ड डोवर कहा जाता है। हाँ, इस दूसरे प्रकार को पत्नी की मांग पर या फिर तलाक होने के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में या पति की मृत्यु के समय दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पत्नी को एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। चूंकि ये एक पारंपरिक और व्यक्तिगत कानून का हिस्सा है जो महिला के सशक्तिकरण से जुड़ा है, इसलिए इसे दहेज की परिभाषा से पूरी तरह बाहर रखा गया है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि अक्सर मेहर और दहेज को लेकर भ्रम की स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। अब मांग वाले बिंदु पर वापस आते हैं। जी, अगर दहेज की मांग एक बार न होकर बार बार हो रही हो, मतलब विवाह के समय कुछ मांगा गया, फिर 6 महीने बाद गाड़ी की मांग आ गई, फिर 1 साल बाद व्यवसाय के लिए पैसे की मांग आ गई, तो कानून उस निरंतरता को किस नजरिए से देखता है? ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। क्या वो पूरा सिलसिला एक ही अपराध माना जाएगा? इसके लिए न्यायपालिका का एक बेहद अहम फैसला देखना होगा। 1989 का हरबंश सिंह बनाम गुरु शरण कौर मामला, ये कानूनी इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस मामले में क्या तय हुआ था? इस मामले से पहले यह तर्क दिया जा सकता था कि चूंकि मांग एक ही विवाह से जुड़ी है, इसलिए यह एक ही अपराध की निरंतरता है। लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जहां दहेज की मांग लगातार की जा रही हो, वहां हर एक मांग अपने आप में एक स्वतंत्र और अलग अपराध है। इसका मतलब है कि कानून मांग करने वालों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देता है। हर बार मांग करने पर एक नया मामला बनता है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय का तर्क यह था कि हर बार जब दहेज की मांग की जाती है तो वह महिला और उसके परिवार को एक नया मानसिक आघात पहुंचाती है। तो उसे एक ही अपराध की निरंतरता नहीं माना जा सकता? सही कहा, हर बार मांग करने पर एक नया अपराध दर्ज माना जाएगा। यह फैसला अपराधियों को यह सोचने से रोकता है कि एक बार मांग कर ली तो अब वे सुरक्षित हैं। हर नई मांग एक नई एफआईआर और एक नए दंड का आधार बन सकती है। यह न्यायपालिका का एक बहुत ही कड़ा रोक है। हाँ, समाज को दिशा देने के लिए यह जरूरी भी था। तो अगर इन सभी बातों को समेटकर दहेज की मुख्य विशेषताओं को देखा जाए, तो इसमें संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं आती हैं, जैसे नकद पैसा, आभूषण, जमीन जायदाद या गाड़ी। और एक बड़ी विशेषता ये भी है कि इन वस्तुओं का लेन देन विवाह से सीधा जुड़ा होना अनिवार्य है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, यह विवाह के पहले सगाई के समय हो सकता है या विवाह के कई वर्षों बाद भी। और ये लेन देन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। कानूनी भाषा में अप्रत्यक्ष शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। जरूरी नहीं कि वर और वधू ही सीधे लेन देन कर रहे हों। बिल्कुल, ये माता पिता, रिश्तेदार या विवाह कराने वाले किसी बिचौलिए द्वारा भी दिया या मांगा जा सकता है। अगर अप्रत्यक्ष रूप से भी यह इशारा किया गया है कि हमारे परिवार का स्तर ऐसा है, हमें तो बड़ी गाड़ी ही सूट करती है, तो उस छिपी हुई मांग को भी कानूनी रूप से दहेज की ही श्रेणी में माना जाएगा। अब इस अधिनियम के सबसे कठोर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी वे धाराएं जो सीधे तौर पर सजा और दंड तय करती हैं। धारा 3 और धारा 4। जी, इन दोनों धाराओं के बीच बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। सबसे पहले धारा 3 की बात करते हैं। समाज में अक्सर ये माना जाता है कि जो दहेज मांग रहा है सिर्फ वही अपराधी है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन धारा 3 स्पष्ट रूप से कहती है कि सिर्फ दहेज लेना ही अपराध नहीं है, बल्कि दहेज देना भी उतना ही बड़ा दंडनीय अपराध है। यह इस अधिनियम का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू है। धारा 3 दहेज लेने या देने दोनों के लिए दंड का समान प्रावधान करती है। कानून की नजर में कुप्रथा को खत्म करने के लिए लेन देन के दोनों सिरों को काटना जरूरी है।
इसके तहत अगर कोई व्यक्ति दहेज लेता है या दहेज देता है या दहेज देने में किसी भी तरह की मदद करता है तो उसे 5 वर्ष तक की कठोर सजा हो सकती है। और केवल जेल की सजा ही नहीं बल्कि भारी जुर्माना भी है। कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। या फिर इसमें एक और बहुत ही सख्त शर्त है, दहेज में दी गई संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि का जुर्माना। ये जुर्माने की शर्त थोड़ी जटिल लगती है। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करना बेहतर होगा। अगर किसी मामले में दहेज के रूप में 10 लाख रुपए की गाड़ी दी गई है तो जुर्माने की रकम क्या होगी? यहीं पर कानून अपनी पूरी सख्ती दिखाता है। अगर दहेज की रकम या वस्तु का मूल्य 10 लाख रुपए है तो अदालत 15,000 रुपए का जुर्माना नहीं लगाएगी। अधिनियम स्पष्ट कहता है कि 15,000 रुपए या दहेज का मूल्य, इन दोनों में से जो भी राशि अधिक होगी वही जुर्माने के रूप में तय की जाएगी। तो स्थिति में जुर्माना पूरे 10 लाख रुपए का होगा। ये आर्थिक दंड इसलिए रखा गया है ताकि लोग इस कुप्रथा से डरें। यहाँ फिर से वही बात ध्यान देने योग्य है कि ऐसी कोई भी भेंट जो बिना मांगे वर या वधू को प्राप्त होती है और जिसकी सूची बाकायदा नियम अनुसार बनाई गई है वो दहेज नहीं है। बिल्कुल, और उस पर धारा 3 की ये सजा लागू नहीं होती। तो दहेज लेना और देना तो धारा 3 में पूरी तरह कवर हो गया। लेकिन ऐसी स्थिति की कल्पना की जाए जहां किसी ने सिर्फ दहेज की मांग की हो और सामने वाले पक्ष ने मना कर दिया हो। हाँ, और कोई लेन देन पूरा ना हुआ हो, क्या तब भी अपराध बनता है? इसके लिए अधिनियम में धारा 4 मौजूद है। यही वो मुख्य अंतर है जो धारा 3 और धारा 4 को अलग करता है। यह धारा विवाह से पहले, विवाह के समय या बाद में केवल दहेज की मांग करने को ही अपराध घोषित करती है। धारा 4 केवल दहेज मांगने के कृत्य को ही एक पूर्ण अपराध मानती है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि दहेज का एक भी रुपया हाथ में आया हो। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की केवल मांग करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है। और इसके साथ ही 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सजा के इन दोनों प्रावधानों की तुलना की जाए तो धारा 3 में जहां लेनदेन पूरा होने पर 5 साल की सजा और न्यूनतम 15,000 का जुर्माना है, वहीं धारा 4 में सिर्फ मांगने पर 6 महीने से 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। ये अंतर अपराध के पूर्ण होने की गंभीरता के आधार पर तय किया गया है। जब लेनदेन पूरा हो जाता है तो इसका मतलब है कि अपराध पूरी तरह से घटित हो चुका है, इसलिए सजा अधिक कठोर है। लेकिन जब केवल मांग की जाती है तो आर्थिक लेनदेन तो नहीं हुआ, पर मानसिक उत्पीड़न और आपराधिक मंशा साबित हो जाती है। इसलिए कानून मांग के स्तर पर ही अपराध को रोक देना चाहता है, ताकि बात लेनदेन तक पहुंचे ही नहीं। ये कानूनी प्रावधान वाकई बहुत दूरदर्शी तरीके से बनाए गए हैं। अब इस अधिनियम की एक और बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक समाज से जुड़ी धारा पर आते हैं, धारा 4A। ये धारा विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी है। अक्सर देखा जाता था कि विवाह के विज्ञापनों में संपत्ति का खुला प्रदर्शन होता था। ये धारा कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे या बेटी के विवाह के बदले में किसी संपत्ति या व्यवसाय में हिस्सेदारी का लालच देकर विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता, चाहे वो अखबार हो, पत्रिका हो या इंटरनेट। धारा 4A समाज में खुलेआम होने वाले संपत्ति के प्रदर्शन को रोकने के लिए लाई गई थी। यह विवाह जैसे संस्था के व्यवसायीकरण पर सीधा प्रहार है। बिल्कुल। विज्ञापन में ये लिखना कि विवाह करने वाले को इतनी संपत्ति मिलेगी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी बहुत सख्त सजा है। ऐसे उल्लंघन पर 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। और साथ ही 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सुनिश्चित करता है कि विवाह के पवित्र रिश्ते को बाजार की नीलामी न बनाया जाए। बिल्कुल सही। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मुख्य धाराएं और उनके दंड के प्रावधान तो स्पष्ट हो गए। अब इतने सख्त कानूनी प्रावधानों को देखकर ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये नियम रातों रात तो नहीं बन जाते। जी, कोई भी कानून, जैसे ये अधिनियम, कागज के एक टुकड़े से पूरे देश पर लागू होने वाला कानून कैसे बनता है? अब विषय को थोड़ा व्यापक नजरिए से देखने का समय है। संसद में एक विधेयक मतलब बिल कैसे पास होकर एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है, ये विधायी सफर समझना भी जरूरी है। शुरुआत होती है संसद की प्रक्रिया से। भारत की संविधान के तहत विधायी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और जब कोई विधेयक पेश होता है तो वह कई वाचन या रीडिंग से गुजरता है।
पहले चरण में विधेयक को पेश किया जाता है। दूसरे चरण में उसकी एक एक धारा पर विस्तार से बहस होती है। समितियों द्वारा उसकी गहन जांच की जाती है और तीसरे चरण में उस पर अंतिम मतदान होता है। जब विधेयक एक सदन से बहुमत द्वारा पारित हो जाता है तब वो दूसरे सदन में पहुंचता है। और जिस प्रकार पहले सदन में बहस और मतदान होता है, बिल्कुल वही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी अपनाई जाती है। लेकिन जब विधेयक दूसरे सदन के पास पहुंचता है तो उनके पास क्या विकल्प होते हैं? क्या वे उसे बिना किसी सवाल के स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं? संसद के स्तर पर जब कोई सामान्य विधेयक दूसरे सदन में पहुंचता है तो मुख्य रूप से 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पहला विकल्प ये है कि वे उस विधेयक को बिना किसी बदलाव के अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित मान लिया जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि वे कुछ संशोधनों या बदलावों का सुझाव दे सकते हैं और उसे वापस पहले सदन को भेज सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये है कि वे उस विधेयक को पूरी तरह से अस्वीकार कर सकते हैं या उस पर कोई कार्रवाई ना करके उसे रोक सकते हैं, जिससे दोनों सदनों के बीच एक गतिरोध पैदा हो सकता है। ये तो सामान्य विधेयकों की बात हो गई, लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य और अपवाद भी है। जी, धन विधेयक यानी मनी बिल का मामला। धन विधेयक के मामले में ये सारे सामान्य नियम पलट जाते हैं। बिल्कुल। धन विधेयक की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत आती है और इसके नियम बिल्कुल अलग होते हैं। धन विधेयक, जिसमें कर लगाने या सरकारी खजाने से जुड़े मामले होते हैं, केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन विधेयक को पारित होने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। ऐसा क्यों है? राज्यसभा को धन विधेयक के मामले में इतनी कम शक्ति क्यों दी गई है? इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत लोकतांत्रिक सिद्धांत है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। जो पैसा सरकारी खजाने में आता है वो जनता का टैक्स का पैसा होता है। इसलिए उस पैसे को खर्च करने या नए टैक्स लगाने का अधिकार केवल उसी सदन को होना चाहिए जो सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। सही कहा। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा जाता है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। वे केवल 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकते हैं और कुछ सिफारिशें कर सकते हैं। यदि लोकसभा उन सिफारिशों को ना माने तब भी वो विधेयक उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने उसे भेजा था। ये एक विशेष प्रावधान है जो धन विधेयक को सामान्य विधेयकों से पूरी तरह अलग करता है। बिल्कुल। अब संसद के दोनों सदनों की भूमिका यहाँ समाप्त होती है। जब विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। भारत के संवैधानिक ढांचे में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद भी कोई भी कागज का टुकड़ा तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की अंतिम मुहर और स्वीकृति न मिल जाए, जिसे प्रेसिडेंट्स एसेंट कहा जाता है। जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उनके पास भी फैसले लेने के लिए मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत परिभाषित है। पहला विकल्प है स्वीकृति देना। यदि राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी मुहर लगा देते हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक कानून बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम पार कर लेता है। दूसरा विकल्प ये है कि वे विधेयक को अपनी कुछ आपत्तियों या सुझावों के साथ संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि संसद उस विधेयक को बिना किसी बदलाव के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे तो क्या राष्ट्रपति उसे फिर से वापस भेज सकते हैं? नहीं। यदि संसद पुनर्विचार के बाद विधेयक को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संवैधानिक नियमों के अनुसार राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वे बाध्य हो जाते हैं। और राष्ट्रपति के पास मौजूद तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प धन विधेयक की स्थिति में बहुत ही रोचक रूप ले लेता है। धन विधेयक होने की स्थिति में राष्ट्रपति को सामान्यतः अपनी स्वीकृति देनी ही होती है। वे उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं भेज सकते हैं। इसका कारण यह है कि धन विधेयक संसद में पेश ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किया जाता है। चूंकि उन्होंने पहले ही इसे पेश करने की अनुमति दे दी थी, इसलिए बाद में वे इसे वापस नहीं लौटा सकते। सही कहा। तो जब संसद से विधेयक पारित हो गया और राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दे दी, उसके बाद क्या वो कानून उसी क्षण से पूरे देश पर लागू हो जाता है? कानून के लागू होने यानी एनफोर्समेंट की एक अंतिम प्रक्रिया होती है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश की जनता को इस नए कानून के बारे में पता चल गया है। तो ये अंतिम चरण क्या है जो किसी भी विधेयक को एक जीवित कानून बनाता है? राष्ट्रपति की मोहर और स्वीकृति मिल जाने के बाद वह विधेयक सरकार के आधिकारिक प्रकाशन में छपता है।
जिसे भारत का राजपत्र या गजेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जरूरी है कि कोई भी नया नियम लागू होने से पहले सार्वजनिक किया जाए। और भारत का राजपत्र वही सार्वजनिक घोषणा है। प्रकाशित होते ही या उस राजपत्र में जो भी निर्धारित तिथि दी गई है, उस तिथि से वह विधेयक आधिकारिक रूप से एक अधिनियम बन जाता है। और इस प्रकार राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, जो हमारी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो अब अगली धारा देखते हैं। अधिनियम की धारा 5। हाँ, धारा 5 स्पष्ट रूप से ये घोषित करती है कि दहेज लेने और देने का कोई भी करार पूरी तरह से शून्य होगा, मतलब वॉइड होगा। कानूनी भाषा में ये जो शून्य शब्द है ना, ये बहुत वजन रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक गलत काम है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका असली मतलब ये है कि कानून की नजर में ऐसे किसी समझौते का जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए 2 परिवारों के बीच विवाह तय होता है। लड़की का परिवार और लड़के का परिवार आपस में बैठते हैं और बाकायदा 500 रुपए के लीगल स्टैम्प पेपर पर एक लिखित समझौता करते हैं, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। बिल्कुल, उसमें लिखा होता है कि विवाह के दिन 10 लाख रुपए नकद और एक कार दहेज के रूप में दी जाएगी। अब अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम के सामान्य नियमों को देखें तो 2 लोगों के बीच लिखित सहमति एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। लेकिन यहीं पे धारा 5 बीच में आ जाती है। एकदम सही। और यही धारा 5 उस 500 रुपए के स्टैम्प पेपर को महज रद्दी का एक टुकड़ा बना देती है। मतलब अगर विवाह संपन्न हो जाता है और लड़की का परिवार वो 10 लाख रुपए देने से मना कर देता है, तो लड़के का परिवार उस स्टैम्प पेपर को लेकर किसी भी अदालत में जाकर ये दावा नहीं कर सकता कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। अदालत उस कागज को देखते ही खारिज कर देगी। जी, क्योंकि धारा 5 के तहत ऐसा हर समझौता शुरुआत से ही शून्य है। कोई भी जज इस पर सुनवाई नहीं करेगा। कानून बनाताओं ने यह प्रावधान इसलिए रखा है ताकि समाज में कोई भी व्यक्ति दहेज के लेन देन को किसी व्यावसायिक सौदे का रूप न दे सके। ये तो बात हुई समझौते के शून्य होने की, लेकिन जब ये कुप्रथा एक भयानक अपराध का रूप ले लेती है, तब कानून अपना सबसे सख्त चेहरा दिखाता है। बिल्कुल। और छात्रों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलता है। जी, पुरानी व्यवस्था की बात कर रही हैं आप? हाँ, पुरानी व्यवस्था में, जिसे हम आईपीसी कहते थे, दहेज हत्या का मामला धारा 304B के तहत दर्ज होता था। लेकिन अब नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने के बाद यह प्रावधान धारा 80 बन गया है। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 दहेज मृत्यु को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। इस धारा को लागू करने के लिए कानून ने 3 मुख्य शर्तें रखी हैं। और छात्रों को ये समझना होगा कि अगर किसी भी मामले को धारा 80 के तहत दहेज मृत्यु मानना है, तो इन तीनों शर्तों का एक ही समय पर एक साथ पूरा होना बिल्कुल अनिवार्य है। जी, इनमें से एक भी कड़ी अगर टूटती है तो मामला इस विशेष धारा से बाहर हो सकता है। तो वो 3 शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु का होना। दूसरी शर्त है मृत्यु का असामान्य परिस्थितियों में होना, यानी प्राकृतिक मौत ना होना। और तीसरी सबसे अहम शर्त है मृत्यु से ठीक पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाना। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो अक्सर दिमाग में आता है कि ये 7 साल की सीमा ही क्यों रखी गई? क्या 8वें साल में दहेज के लिए हत्या नहीं हो सकती? देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। इस 7 साल की लक्ष्मण रेखा के पीछे एक गहरा सामाजिक कारण है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि विवाह के शुरुआती 7 साल एक महिला के लिए अपने नए ससुराल के माहौल में ढलने का समय होता है। हाँ, वो एक बाहरी व्यक्ति से परिवार की सदस्य बन रही होती है। बिल्कुल, ये वह अवधि होती है जब उस पर मायके से पैसा लाने का दबाव सबसे ज्यादा बनाया जा सकता है। 7 साल के बाद अमूमन महिला परिवार में अपनी जगह बना लेती है, शायद बच्चे भी हो जाते हैं। इसलिए कानून ने शुरुआती 7 सालों को अत्यधिक संवेदनशील अवधि मानकर एक विशेष संरक्षण दिया है। और अगर हम दूसरी शर्त यानी असामान्य परिस्थितियों को देखें, तो इसका मतलब है कि अगर विवाह के 3 साल बाद किसी महिला की डेंगू या मलेरिया से मौत हो जाती है, तो उसे दहेज मृत्यु नहीं माना जाएगा, भले ही ससुराल वाले पहले दहेज मांगते रहे हों। दहेज मृत्यु साबित करने के लिए मौत का कारण जलना, जहर खाना या कोई गंभीर शारीरिक चोट होना चाहिए। और यहाँ तीसरी शर्त सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मृत्यु से ठीक पहले की प्रताड़ना।
कानूनी भाषा में इसे सून बिफोर डेथ कहा जाता है। ये साबित होना चाहिए कि जब महिला की मौत हुई उससे कुछ दिन या कुछ समय पहले ही उसे प्रताड़ित किया गया था। मान लीजिए अगर किसी महिला को विवाह के पहले साल में परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया और फिर 5वें साल में उसने किसी आपसी विवाद के कारण आत्महत्या कर ली, जिसमें दहेज का कोई जिक्र नहीं था। हाँ, तो बचाव पक्ष इसे आधार बनाकर कह सकता है कि ये धारा 80 का मामला नहीं है। इन तीनों तारों का जुड़ना जरूरी है। और जब ये तीनों तार जुड़ जाते हैं और अपराध साबित हो जाता है तो सजा के प्रावधान बहुत कठोर हैं। न्यूनतम 7 वर्ष के कठिन कारावास का प्रावधान है, जो अपराध की गंभीरता के आधार पर आजीवन कारावास तक जा सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। बिल्कुल। अब तक हमने बात की उन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों की जहां महिला की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो जीवित हैं और अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही हैं? ये हमें अधिनियम की धारा 6 की ओर ले जाता है। अक्सर देखा गया है कि विवाह के दौरान लड़की को जो भी उपहार या गहने मिलते हैं, जिसे हम स्त्री धन कहते हैं, उस पर ससुराल वाले तुरंत अपना कब्जा जमा लेते हैं। धारा 6 इसी अन्याय पर सीधा प्रहार करती है। ये बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि महिला को मिला हुआ कोई भी दहेज या उपहार सिर्फ और सिर्फ उसी की संपत्ति है। कानून ने 3 महीने की एक बहुत ही सख्त समय सीमा तय कर दी है। जी, इसका मतलब है कि अगर कोई भी संपत्ति महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, मान लीजिए उसके ससुर को प्राप्त हुई है, तो उन्हें वो संपत्ति प्राप्ति की तारीख से 3 महीने के भीतर हर हाल में महिला को वापस सौंपनी होगी। इस 3 महीने की समय सीमा का क्या महत्व है? सोचिए, अगर ये समय सीमा ना हो तो वे उस पैसे का फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या उससे कोई ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। फिर जब लड़की अपना पैसा मांगेगी तो वे कहेंगे कि अभी तो पैसा फंसा हुआ है। इसी चालाकी को रोकने के लिए ये सीमा है। और अगर विवाह के समय लड़की नाबालिग हो, यानी 18 वर्ष से कम हो, ऐसे में कानून कहता है कि जैसे ही वो बालिग होगी, उसके 18वें जन्मदिन के ठीक 3 महीने के भीतर वो संपत्ति उसे मिल जानी चाहिए। यहाँ एक तथ्य जो छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि अगर ये 3 महीने की सीमा पार हो जाती है और संपत्ति वापस नहीं की जाती, तो यह अपने आप में एक अलग आपराधिक कृत्य बन जाता है। ससुराल वालों को संपत्ति को वापस तो करना ही पड़ेगा, साथ ही इस नियम को तोड़ने के लिए अलग से सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और यदि दुर्भाग्यवश उस संपत्ति के वापस मिलने से पहले ही महिला की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो वो संपत्ति उसके ससुराल वालों की नहीं हो जाएगी। कानून कहता है कि वो संपत्ति महिला के वारिसों को, जैसे उसके बच्चों को मिलेगी, और अगर बच्चे नहीं हैं तो वो संपत्ति सीधे उसके माता पिता को वापस कर दी जाएगी। यह सुनिश्चित करता है कि अत्याचारी को संपत्ति का फायदा न मिले। तो ये तो हुआ संपत्ति का अधिकार, लेकिन अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? यह हमें धारा 7 और धारा 8 की तरफ ले जाता है। धारा 7 मुख्य रूप से अपराधों के संज्ञान या कॉग्निजेंस की बात करती हैं। कानूनी भाषा में संज्ञान लेने का अर्थ है न्यायाधीश द्वारा आधिकारिक रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना और यह तय करना कि हाँ, यहाँ एक अपराध हुआ है। धारा 7 ये स्पष्ट करती है कि ऐसे मामलों पर सुनवाई करने की शक्ति केवल महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्तर के न्यायालय को ही दी गई है। निचले स्तर का न्यायालय इसका संज्ञान नहीं ले सकता। अब सवाल ये आता है कि मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे कैसे? इसके लिए कानून ने अदालत को 3 रास्ते दिए हैं। पहला, अदालत अपने स्वयं के ज्ञान के आधार पर संज्ञान ले ले। दूसरा रास्ता है पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। और तीसरा रास्ता है किसी की सीधी शिकायत पर। अब ये शिकायत कौन कर सकता है, ये पहलू बहुत सशक्त है। जी, क्योंकि एक आम धारणा है कि सिर्फ पीड़ित महिला या उसके रिश्तेदार ही शिकायत कर सकते हैं, लेकिन धारा 7 एक विशेष अधिकार मान्यता प्राप्त कल्याण संस्थाओं को भी देती है। छात्रों को इस बिंदु को अच्छे से समझना चाहिए। कई बार पीड़ित महिला और उसका परिवार बदनामी के डर से पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे में न्याय की प्रक्रिया रुक नहीं सकती। इसलिए अगर किसी मान्यता प्राप्त एनजीओ को इस अत्याचार की भनक लगती है तो वो सीधे अदालत या पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस कैसे काम करेगी, ये धारा 8 तय करती है। धारा 8 इन अपराधों की प्रकृति को 2 शब्दों में बांध देती है, संज्ञेय और गैर जमानती। अगर हम संज्ञेय या कॉग्निजेबल की बात करें तो इसका मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट का इंतजार नहीं करना है, वे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। और दूसरा शब्द है गैर जमानती, यानी नॉन बेलेबल।
यहाँ गैर जमानती का मतलब यह नहीं है कि आरोपी को कभी जमानत मिलेगी ही नहीं। इसका असली कानूनी अर्थ ये है कि आरोपी पुलिस थाने में अपने अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं कर सकता। ये शक्ति पुलिस से छीन ली गई है। आरोपी को अदालत के सामने जाना होगा और ये पूरी तरह से मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करेगा कि उसे जमानत दी जाए या जेल भेजा जाए। इसी धारा 8 में समझौते का नियम भी है। ये स्पष्ट किया गया है कि दहेज के मामलों में कोई भी समझौता अदालत की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकता, ताकि कोई ताकतवर आरोपी पीड़ित परिवार को डरा धमकाकर पुलिस स्टेशन में ही जबरदस्ती समझौता न करा ले। बिल्कुल। अदालत पहले ये जांचेगी कि कहीं महिला पर दबाव तो नहीं बनाया जा रहा है। अब हम इस पूरे अधिनियम के सबसे अनोखे प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं। ये है धारा 8A, जो साक्ष्य के भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करती है। अगर हम सामान्य सिद्धांतों को देखें तो नियम यह है कि जब तक दोष साबित ना हो जाए व्यक्ति निर्दोष है। अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है कि आरोपी ने गुनाह किया है। लेकिन धारा 8A इस बुनियादी सिद्धांत को पूरी तरह से पलट देती है। जी, धारा 8A के तहत अगर किसी पर दहेज मांगने का मुकदमा चलता है तो कानून शुरुआत में ही ये मानकर चलता है कि तुमने ये अपराध किया है। अब ये आरोपी की जिम्मेदारी है कि वो अदालत में सबूत पेश करे और प्रमाणित करे कि वो बेगुनाह है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दहेज प्रताड़ना के मामले घर की चारदीवारी के भीतर होते हैं। बाहरी दुनिया के लिए पुख्ता सबूत जुटाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए कानून ने ये तय किया कि सच्चाई क्या है ये तुम ही साबित करो। हाँ। अब प्रशासनिक ढांचे को भी समझ लेते हैं, जो धारा 8B, 9 और 10 में दिया गया है। धारा 8B के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इनका काम सिर्फ थानों में बैठकर रिपोर्ट लिखना नहीं है, बल्कि अधिनियम का पालन करवाना और सबूत जुटाना भी है। और इन अधिकारियों को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है। इस बोर्ड में कुल 5 समाज कल्याण कार्यकर्ता बैठते हैं। और यहाँ कानून ने एक बहुत ही सख्त शर्त लगा दी है कि इन 5 सदस्यों में से कम 2 महिलाएं होना बिल्कुल अनिवार्य है। जी, क्योंकि जब इस मुद्दे पर नीतियां बनेंगी तो महिलाओं का मजबूत प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। अब हम इस लेक्चर के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जो नियम बनाने की शक्तियों से जुड़ा है। यह शक्ति धारा 9 और धारा 10 में विभाजित की गई है। छात्रों को इन दोनों धाराओं के बीच का अंतर याद रखना चाहिए। धारा 9 केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देती है, और केंद्र सरकार जो भी नए नियम बनाएगी उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाना अनिवार्य है। ठीक इसके समानांतर धारा 10 राज्य सरकार को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाने की शक्ति देती है, और ये नियम राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। इसे याद रखने का सबसे सरल तरीका यही है। धारा 9 का मतलब है केंद्र सरकार और संसद, और धारा 10 का मतलब है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल। तो आज हमने देखा मूल विधि का महत्वपूर्ण चैप्टर, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को